हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी मार्केट में एक बार थोड़ा सा आउटलुक देखते हैं कि यहाँ से किस तरह की मार्केट नज़र आती है, ओवरऑल क्या सिनेरियो नज़र आता है। और ऐसे में जो ग्लोबल टर्मोइल है उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। और साथ में हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी देखने की ज़रूरत है कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। न्यूज़ का तो इम्पैक्ट है ही, जो इकोनॉमिक डेटा है या फिर वॉर लाइक सिचुएशंस है, इनका तो इम्पैक्ट होता ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या किया जा रहा है मार्केट में वो हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न से नज़र आता है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एक्चुअल ट्रेडिंग है। जब हम चार्ट्स की बात करते हैं, जब हम कैंडल्स की बात करते हैं, तो वो एक्चुअल ट्रेडिंग है, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। और उसके बेस पर हमें कहीं ना कहीं एक ही आइडिया लगता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स आई और क्या करना चाहती है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। तो एक बार सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि मार्केट में अभी ओवरऑल पिछले 2-3 दिन से लगातार इज़राइल एंड ईरान के बीच में जो वॉर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो और काफ़ी बड़े पैमाने पर एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं, जो कभी भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम वर्ल्ड को लेकर बात करें, हम पीस को लेकर बात करें, हम किसी भी एंगल से बात करें, तो ये एक अच्छी बात नहीं आती कहीं से भी कि युद्ध चलता रहे। और अभी पिछले कुछ टाइम से तो लगातार कहीं ना कहीं युद्ध वाली सिचुएशंस हैं ही। और ये भी नहीं पता कि कब किसके साथ और नया युद्ध स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो सिनेरियो है कुछ ऐसे ही बन रहा है। अब इज़राइल की पहले वॉर शुरू हुई, जो हमास के साथ शुरू हुई, फिर फ़लस्तीन के साथ पहुंच गई, फिर उसके बाद में अब ईरान भी आ गया एंड रशिया यूक्रेन वॉर चली रही है। उसके बीच में अब इंडिया पाकिस्तान की भी 1-2 दिन की वॉर हो गई। चाइना कब ताइवान के ऊपर अटैक कर दे या किस इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएं, और कब यूएस भी इन्वॉल्व हो जाए। जैसे अभी इंग्लैंड ने बोला कि हम अपने फाइटर जेट्स भेज रहे हैं। यूके मूव्स फाइटर जेट्स टू मिडिल ईस्ट एमिड ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। तो जब दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दे और इज़राइल ने फॉर्मल रिक्वेस्ट की है यूएस से कि वो उसका साथ दे। यहाँ पर ये एक छोटी रिक्वेस्ट नहीं है। अगर अमेरिका इज़राइल का इसमें साथ देता है, जो कि दे भी सकता है, और यहाँ पर बैकएंड में सपोर्ट तो है ही इज़राइल को वेस्टर्न वर्ल्ड की, अदरवाइज इस लार्ज पैमाने पर वो स्ट्राइक नहीं कर पाता। ईरान इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री, दैट इज़ ए बिग कंट्री। और एक अच्छी खासी जीडीपी है ईरान की। ऐसी कोई मीन्स दैट इज़ नॉट ए वेरी पुअर वेरी स्मॉल कंट्री, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री इन मिडिल ईस्ट। तो अगर इज़राइल अटैक कर रहा है और यूएस का साथ है, क्योंकि यूएस ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो ऑलरेडी करना चाहता ही है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली कंट्री ना बन जाए। इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है और इसी वजह से उनकी साइट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो युद्ध वाला हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनाकर रखेगा मार्केट में। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि युद्ध चल रहा है, सबको पता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट पर। इसका इम्पैक्ट है कि मार्केट ना तो वन डायरेक्शन में ऊपर जाएगी, ना ही मार्केट वन डायरेक्शन में नीचे जाएगी। मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग वे में चलती रहेगी, क्योंकि जब भी इस तरह की वॉर्स की न्यूज़ आएंगी, फ्रेश एक कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आएंगी, फ्रेश स्ट्राइक्स की न्यूज़ आएंगी, इमीडिएटली मार्केट थोड़ी सी नीचे जाएगी। और जैसे ही वो बात एक नॉर्मल बात लगने लगेगी सबको, मार्केट धीरे धीरे से वापस से उठना शुरू हो जाएगी। और जब तक वापस उठेगी तब तक फिर से कुछ ना कुछ हो चुका होगा। तो इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशंस में, जहाँ पर धीरे धीरे लगातार वॉर चल रही हो किसी ना किसी कॉर्नर में वर्ल्ड के, तो मार्केट वन डायरेक्शन में नहीं जाती। मार्केट वन डायरेक्शन में डाउन साइड में सिर्फ तब जा सकती है जब इंडिया किसी वॉर में फुल फ्लेज यहाँ पर इंडल्ज हो जाए और इंडिया को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखे। अदरवाइज इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की डेट में ऐसा दूसरा कोई रीज़न नहीं है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को सीधा सीधा डाउन साइड की तरफ लेकर जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की वो लगातार इम्प्रूव हो रही है। और ये मैं बहुत लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स इंडिया हैज़ ए रोजी पिक्चर, इंडिया हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड यंगर एज। तो मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इमीडिएट की बात कर रहा हूँ। और अगर इस चीज़ को एक बार
गूगल पे सीधा सीधा सर्च किया जाए तो एआई की हेल्प से ये सर्च काफ़ी इजी हो गए हैं। गुड पॉइंट्स फॉर इंडिया जीडीपी करंटली, मैंने सिंपल सा ये बात सर्च किया तो इसने यहाँ पर कुछ इमीडिएट अच्छे से पॉइंट्स बता दिए। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर सपोर्ट क्या क्या चीज़ करती है, इन्होंने यहाँ पर सीधे लिंक्स भी दे दिए राइट हैंड साइड पर। तो जैसे एक पॉइंट मैंने इसमें ओपन किया जिसमें 4 ड्राइवर लिखे हुए हैं दैट विल पावर इंडियाज इकोनॉमी, बिग 4 ड्राइवर्स। तो यहाँ पर उन बिग 4 ड्राइवर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज गोइंग गुड, ये एक बड़ा रीजन है। साथ में रूरल कंजम्पशन इट इज गेटिंग बेटर। उसके बाद में लो इंटरेस्ट रेट जो अभी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स रेपो रेट कट किए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इससे लोगों की ईएमआई कम होती है और ईएमआई कम होने से उनके पास सेविंग बचती है, सेविंग आती है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर रूरल कंजम्पशन में जाता है। ये एक सीधा सीधा लिंक होता है। उसके बाद में जो ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड है अगेन सेम ही इस चीज़ से आती है। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और लो इंटरेस्ट रेट है एंड 6.5% के आसपास पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, ये 3 जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जीडीपी ग्रोथ का अच्छा रहना और उसके साथ में इंटरेस्ट रेट्स का कम होना और इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर रूरल डिमांड एंड कंजम्पशन का बढ़ना, ये ओवरऑल इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी और बढ़ेगी, जीडीपी और बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, फिर और कंजम्पशन बढ़ेगी। बस एक बड़ा सा कोई खतरा सा ना आ जाए, हम किसी वॉर में इंडल्ज ना हो जाए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जैसे एक एसईओ हुआ कि यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट कौन कौन हैं, या इजराइल और ईरान की वॉर में कौन ये कह रहा है कि ये वॉर गलत है, सही है। तो इंडिया ने अपने आप को पीछे रखा, ना उसने सही बोला ना उसने गलत बोला, अपने आप को साइड में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होगा, जो एक अच्छी चलती हुई इकोनॉमी वाला सिचुएशन है, जो एक सिनेरियो बना हुआ है, ये अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगा। जहां पर इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट था, उसने अपने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके थ्रू काम किया और उसके बाद चुप बैठ गए। यही एक तरीका होना चाहिए। कभी भी जोश में आकर हमें अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ उतना अटैक या उतना यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखाया जाए, उतना यहाँ पर डिफेंसिव मोड में आया जाए जिससे हम प्रोटेक्टेड रह सकें। बाकी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एग्रेसिव होना है तो अपनी ग्रोथ में होना चाहिए। ये पर्सनल लाइफ में भी हमें ऐसे ही रखना चाहिए। तो जो करंट सिनेरियो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का इम्पैक्ट है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो ऑयल प्राइसेस हैं वो थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन में ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, इमीडिएटली उसको सेट ऑफ करने के लिए दूसरी चीज़ भी हो जाती है कि यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेगी, तो ऑयल की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर वॉर की वजह से ऑयल की यहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है तो वॉर की वजह से ऑयल की कंजम्पशन भी कम हो जाती है और जो इमीडिएटली ऑयल प्राइसेस में स्पाइक्स आते हैं वो अपने आप से कूल डाउन हो जाते हैं। तो और दूसरा जो इम्पैक्ट आएगा इस वॉर का वो लॉजिस्टिक्स आएगा ऑफ कोर्स, एंड यही रीजंस हैं कि टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। वो कितना नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर एक तो रिस्क ये है ग्लोबल वॉर चल रही है जिस तरीके से। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी के फेवर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी हो रही हैं, तो चीज़ें सेट ऑफ हो रही हैं। और क्योंकि ग्लोबल वॉर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो अभी प्लेस में हैं, यहाँ पर हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के फैक्टर्स नीचे से सपोर्ट करेंगे और जो ऊपर जाने से रोकेंगे वो ये ग्लोबल वॉर वाली सिचुएशन है। तो एक रेंज में मार्केट रह सकती है। रेंज में रहते हुए अगर हम यहाँ पर एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैं निफ्टी का ही चार्ट मैंने ओपन किया है। मार्केट एक रेंज में चल भी रहा है और अभी जो सपोर्ट बना हुआ था उसी सपोर्ट पर, ये सपोर्ट 3 बार बना इस रेंज में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये एक सपोर्ट था, उसके बाद में दिस इज द सेकंड सपोर्ट, उसके बाद में दिस इज द थर्ड सपोर्ट, और इसी लेवल पर मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होते ही वापस से सारी की सारी रिकवरी हो गई। ये रिकवरी किस लिए थी, अब ध्यान से समझना। पहले तो मार्केट गैप डाउन क्यों ओपन हुई, अगर हम फ्राइडे की बात करने लगे, मार्केट कितनी गैप डाउन ओपन हुई 1.69%, लेकिन ओपन होने के बाद में और नीचे नहीं गई और वापस से रिकवरी कितनी की 1.02%। ये दोनों चीजें वही हैं जो मैंने अभी बताई कि युद्ध वाली सिचुएशन की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन इंडिया के फैक्टर्स स्ट्रांग है इसलिए यहां से साथ के साथ रिकवरी आ गई। और ओवरऑल यही नजर आता है कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करती रहेगी। अभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पर है
और यहाँ पर अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेंज है। रेसिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। एक रेंज होती है। कोई भी बिग साइज सेलर या बिग साइज बायर एक पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान नहीं रखता कि 24,639.5 ही जिस दिन आएगा उसी दिन मैं बाय करूंगा और उसी पॉइंट पर बाय करूंगा। ऐसा नहीं, एक रेंज होती है कि ठीक है यार 24,500 से 25,000 के बीच में आई एम ए बायर। तो मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से इसी तरीके से बाइंग की जाती हैं। अब जो एक पहले रेसिस्टेंस था, आप ये देखो, ये एक रेसिस्टेंस था। यहाँ पर मैं वापस से लेता हूँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एक रेसिस्टेंस था। इससे ऊपर निकली मार्केट, लेकिन इसी रेसिस्टेंस के बीच में घूमती रही क्योंकि ये दो रेसिस्टेंस साथ के साथ थे। यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस था और ये एक रेसिस्टेंस था। अब ये एक रेंज बन गई है। आप ये मानकर चलो कि इस रेंज के बीच में मार्केट फंसी हुई नजर आती है। और मैंने आपको रीजन बताया, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड वर्ल्ड जो ये ओवरऑल युद्ध वाली सिचुएशन है, ये इसी रेंज में मार्केट को रोक कर चल सकती हैं। बहुत ज्यादा मेरे पास रीजंस नहीं है कि इमीडिएटली यहां से तोड़कर काफी ऊपर निकल जाए। वो तभी हो सकता है कि ईरान एंड इजराइल दोनों में से कोई भी यहाँ पर युद्ध जीत जाए। तो और दूसरा कोई मुझे रीजन नजर नहीं आता। जो यूक्रेन एंड रशिया की वॉर है, क्योंकि उसमें वाटर वे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है एंड वाटर वे ही मेन लॉजिस्टिक्स का एक रास्ता होता है। तो यहाँ पर लेकिन इजराइल एंड ईरान की जो वॉर है, यहाँ पर वाटर वे है, लॉजिस्टिक्स यहीं से होकर जाती हैं। तो यहां से लॉजिस्टिक्स को इंपैक्ट होता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को इंपैक्ट नहीं आता। और जो सप्लाई चेन को दिक्कत थी, वो उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेस निकल चुके हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी से नहीं चल रही है, इसको 2 साल लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये रेंज है, अच्छा ये रेंज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में नजर नहीं आती। ये रेंज हमारी बैंक निफ्टी तो ऊपर चली रही है, लेकिन सेम रेंज हमें निफ्टी 500 में भी नजर आती है, जो एक ब्रॉडर इंडेक्स है। और सेम ही रेंज यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमारी ये एक रेसिस्टेंस के पास आया और वहाँ से नीचे आया। और सेम यहाँ पर हमारा एक रेंज आपको नजर आएगी जो मिड कैप 50 है। ये मिड कैप 50 में अपनी ये एक रेंज नज़र आती है। यहाँ रेसिस्टेंस हैं और उसके बाद में यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी हमें एक रेसिस्टेंस से मुड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन जो ये यहाँ से मुड़ा, तो अब आप ध्यान से समझना कि हमारा ये एक बहुत बड़ा सा कप बन गया और कप के साथ में ये नीचे आया। ये यहाँ से हैंडल बनने की पूरी तैयारी है, लेकिन हैंडल एक ही बने या यहाँ पर मल्टीपल बने, ये कहना मुश्किल है। और हैंडल मल्टीपल बनने के बाद भी एक बार ये फिर से थोड़ा सा ज्यादा खींच कर लेकर जाएं और उसके बाद ऊपर लेकर जाएं, तो इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है। अब बात ये आती है, विवेक भाई आपने सारी प्रोबेबिलिटी बता दी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसी चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है कि मार्केट की सिचुएशन अनसर्टेन है। नीचे जाने से यहाँ पर सपोर्ट हमारी इकोनॉमी कर रही है, ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? ये ग्लोबल वॉर ऊपर जाने से मार्केट को रोकेगी। एक ही रेंज में मार्केट काम करेगी। अब वो रेंज कितनी है? वो रेंज अगर हम वापस से निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारी ये रेंज एक 24,500 से लेकर और 25,235। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा रेंज बनाता हूं, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहां तक मार्केट एक बार आ सकती है। उसके रीजंस भी हैं। जब भी मार्केट एक बड़ी गिरावट पहले दिखाई, मार्केट ने, ध्यान से समझना, जब भी मार्केट ने पहले कभी बड़ी गिरावट दिखाई हो और वो 300 डे मूविंग एवरेज, जो ये ब्लैक लाइन हमारी साथ में चल रही है, 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई हो, यहां से वापस से चलनी शुरू की हो, तो वापस से चलने के बाद जब एक अच्छी खासी रैली दिखा दे, तो एक बार वो रिटेस्ट करने 300 को आती है। जो ये 300 डे मूविंग एवरेज चल रहा है ना, इसको रिटेस्ट करने आती है। अब वो आ जाए या 2 महीने बाद आए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर एक एक दिन को यहां पर पहचाना जा सके फिर तो हम मतलब गॉड हो जाएंगे। लेकिन हम बिजनेसमैन हैं, हम एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। और एग्जैक्टली सीरियसली मार्केट में पैसा कमाने के लिए समझने की जरूरत भी नहीं होती। तो अगर हम इसी तरह की सिचुएशन पहले देखें, जब यहाँ पर 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आई, यहाँ पर मल्टीपल वेज बनाकर, और नीचे यहाँ पर ये रुकी, उसके बाद में जब रैली आई तो रैली के बाद में काफी ऊपर तक गई 300 डे मूविंग एवरेज से, लेकिन रीजंस बना के फिर भी आई। और यहाँ पर भी जैसे आप देख रहे हो ना, ये नीचे गैप डाउन खुला और सीधा ऊपर गया, यही एक सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट में इसको बॉटम फिशिंग कहते हैं। उस सपोर्ट को तोड़ के कुछ दिन नीचे रह के पब्लिक का माल भरा जाता है।
इसी तरह का जो ये पर्टिकुलर गैप डाउन होकर नीचे और फिर वापस से माल भर के लेके जाना और ऊपर जाना, इसी तरह की सिनेरियो आपको यहां पर भी 2-3 बार नजर आए। जैसे एक बार तो पहले नजर आया ये वाला, और उसके बाद में एक ये अभी नजर आया। तो ये वाला भी यहां पर सपोर्ट थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है, बॉटम फिशिंग की जा सकती है इस लेवल में, और इसको भी तोड़कर यहां पर थोड़े दिन रोककर बॉटम फिशिंग की जा सकती है। और जब तक ये थोड़ी सा रेंज में घूमे तब तक 300 मूविंग एवरेज धीरे 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 खिसक के ऊपर पहुंच जाए और उसको टच करके फिर आगे बढ़ जाए, जैसा कि लास्ट टाइम आपने यहां पर भी देखा। और उसके बाद में बहुत ऊपर गई, फिर से एक बार मौका आया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार हम लाइफ टाइम हाई बना चुके थे। इससे पहले भी अगर हम यहाँ पर देखें कि जब ये एक अच्छी बड़ी गिरावट आई थी यहाँ पर दिस वन, और इसी तरीके से 3 वेव्स में नीचे गई, यहाँ पर खूब सारा इसने 300 मूविंग एवरेज के नीचे रहा, फिर सीधी सीधी रैली, लेकिन फिर से 300 मूविंग एवरेज को टच करने ये आई, क्योंकि ये 300 मूविंग एवरेज एक ऐसी चीज है जो बार बार टच किया जाएगा। और ये सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम करती है कि लास्ट 300 डे ट्रेडिंग डेज का ये एक एवरेज है, एक तरीके से आप ये मानकर चलो। और सेम ही सिनेरियो अब नजर आता है। अगर हम इस चीज को सम अप करें एक बार, तो अभी मार्केट एक रेसिस्टेंस पे है और एक रेंज में है। दिस इज द रेंज 24,500 से 25,200, लेकिन ये रेंज नीचे को टूट सकती है, और जो रेंज नीचे सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट है, वो 24,000 पे है, 23,900। इस पूरी रेंज में मार्केट एक लंबे टाइम तक अभी ट्रेड कर सकती है, आप ध्यान से समझना इस बात को। और हमें इसी बात की क्लैरिटी होना कि ऊपर जाने से रोकने के रीजंस हैं और नीचे जाने से रोकने के रीजंस हैं। तो मार्केट एक अच्छी बड़ी रेंज 1200 पॉइंट्स की हमारी रेंज हो गई। इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा अगले 3-4-5 महीने ट्रेड कर सकती है, एंड दिस इज 5% रेंज। अब ये 5% जो रेंज है, इसमें पैसा बनाने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। इसमें कभी भी बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म वो वाला सिनेरियो नहीं रखा जाता, बाय एंड होल्ड फॉर 6 मंथ्स वो सिनेरियो भी नहीं रखा जाता। ऐसी मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और अच्छे मीन्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, और आगे उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं कि वो ग्रोथ होती रहेगी, और वो लेटेस्ट हाई से जो अभी हाई बने होंगे वहाँ से 10-12% टूट जाए तो उसको ले लो, और वापस से 10-12% ऊपर चला जाए, क्योंकि रेंज में मार्केट रहेगी तो ऊपर नीचे दोनों तरफ की सिचुएशंस आएगी, तो बेच दो। वहाँ पर ये मत सोचो कि और ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तो आप एक बात को समझो, यहाँ पर 100% तो हम पोर्टफोलियो खाली करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10, 12, 15, 20% अगर हम अपर रेंज में, जो यहाँ पर हमारी 2 रेंज हैं, अपर रेंज कितनी है 25,200, इस रेंज में आने पर अगर हम 15-20% कैश में रखते हैं तो और उसके बाद में मार्केट और ऊपर चली जाती है और मार्केट नीचे आकर नहीं देखती, तब भी हम 80% पर तो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर नीचे आती है तो कम से कम 20% पर हमारे पास एक ट्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा होगा। अब वो जो 20% रखना है, ऐसा नहीं है कि लॉस में बेच के 20% रख लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर 10, 12, 15% के आसपास किसी स्टॉक्स में गेन आ रहे हैं, उनको हमें जरूर ऐसा कर लेना चाहिए। अगर उनके टेक्निकल टारगेट बहुत बड़े हैं तो यहाँ पर दोनों तरीके हैं, या तो आप एक बड़े डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकती है, इसको आप अवॉइड कर दो और लंबे टारगेट के लिए रखो। वो तो एक बड़ा पीसफुल और एक बहुत सोचा समझा तरीका है। लेकिन अगर इस वॉलेटिलिटी में पैसे कमाने हैं तो आपको मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ेगा, और 10-12% के प्रॉफिट मेकिंग वाले स्टॉक्स को ध्यान में रख के ऊपर की रेंज में ऊपर की तरफ चला जाए तो बेच दो, नीचे की तरफ आ जाए तो वापस से ले लो। जब वापस से नीचे की सपोर्ट पर आ जाए तो वहां पर ये मत सोचना कि अभी और नीचे जा सकता है, और नीचे तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक सिनेरियो है उसको ध्यान में रख के इस रेंज में काम होना चाहिए। ऊपर जाने के भी रीजंस बनते हैं, नीचे जाने के भी रीजन बनते हैं, और मैंने आपको बताया नीचे से और ज़्यादा नीचे ना जाए उसके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी अच्छी है, और यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं चला जाए इसके लिए ग्लोबल थ्रेट भी है। ये मार्केट के लिए अच्छा समय माना जाता है जब एक रेंज में रहकर आप पैसे कमा सकते हो। मैंने अपना जो मत था यहाँ पर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट को लेकर, आपके साथ में शेयर की। आप दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयरिंग अच्छी बात है। जब साथ के लोग साथ में ग्रो करते हैं तो अच्छा लगता है, और शेयरिंग करने में कुछ नहीं जाता जहाँ पर स्पेशली आपका मॉनेटरी कुछ भी लॉस ना हो। केयर करना उसे कहते हैं। यहाँ पर जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।